Hello students, in our this lecture we will discuss about the methods to remove spherical aberrations. Spherical aberration क्या होती है मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। एबिरेशन होता है डिफेक्ट जो इमेज में प्रोड्यूस होता है, उसे हम एबिरेशन कहते हैं। जिस टाइप की इमेज आनी चाहिए थी, जो साइज़ जो शेप आनी चाहिए थी वो नहीं आती, ब्लर आती है, एक्सटेंडेड आती है, इस डिफेक्ट को हम एबिरेशन कहते हैं। आगे एबिरेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, उनमें से एक टाइप था स्फेरिकल एबिरेशन। स्फेरिकल एबिरेशन प्रोड्यूस किस वजह से होता है? जो हमारी पैरेक्सियल रेज होती हैं और जो मार्जिनल रेज होती हैं, उन वजह से हमारे पास जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबिरेशन। जैसे जो पेरिफेरल रेज होती हैं उनको हम मार्जिनल रेज भी कहते हैं। अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास वाली रेज होंगी उनको हम कहते हैं पैरेक्सियल रेज, एंड इससे जो दूर रेज होंगी, ये जो पेरिफेरल से पास होंगी, इनको हम मार्जिनल रेज कहते हैं या पेरिफेरल रेज भी कहते हैं। तो जब ये जब दोनों टाइप की रेज फोकस करती हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फोकस करती हैं, तो हमें एक शार्प इमेज ना मिलके एक ब्लर इमेज मिलती है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबिरेशन। आज हमने ये देखना था कि हम स्फेरिकल एबिरेशन को रिमूव कैसे करते हैं, मेथड्स टू रिमूव स्फेरिकल एबिरेशंस। फर्स्ट मेथड है स्फेरिकल एबिरेशन को रिड्यूस करने का, दैट इज कॉल्ड बाय द यूज ऑफ स्टॉप्स। Spherical aberration can be minimized by using stops which cut off either the marginal rays or the paraxial rays. ये जो स्टॉप हम यूज़ करते हैं, ये क्या करेंगे? स्टॉप का मीन्स कट करना, या तो मार्जिनल रेस को कट कर देंगे या पेरिफेरल रेस को कट कर देंगे। तो अगर एक टाइप की रेज हमारे पास कट होगी तो जो हमें इमेज मिलेगी वो एक ही शार्प इमेज मिलेगी, क्योंकि वो एक ही टाइप की इमेज मिल रही है और एक ही पॉइंट पे वो सारी रेज फोकस होंगी। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करूं, यहाँ बना हुआ है, लेंस लिया हमने, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेक्सियल रेज हैं और ये हमारी मार्जिनल रेज हैं। ठीक है। अगर मैं अब स्टॉप यूज़ करूं, स्टॉप यूज़ करूंगी, फर्स्ट मैं मार्जिनल रेज को स्टॉप करने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक स्टॉप यूज़ कर दूंगी। तो ये जो रेज हैं यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगी, स्टॉप से आगे ये रेज नहीं जा पाएंगी। सिर्फ इन रेज का हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोकस मिलेगा और इमेज हमें क्या मिलेगी? शार्प मिलेगी। एज इट इज़ ही इस इमेज में देखो, इसमें हमने क्या किया, जो हमारा स्टॉप यूज़ किया वो हमने यहाँ पैरेक्सियल रेस पे यूज़ किया, और जो फोकस हमें मिल रहा है वो मार्जिनल रेस की वजह से मिल रहा है, एफ एम। तो यहाँ क्या हुई, हमारे पास स्फेरिकल एबिरेशन को रिड्यूस हो गई। मेथड है ये एक स्फेरिकल एबिरेशन को रिड्यूस करने का, बट इसकी एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है या जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो पॉइंट फोकस हो रहा है, यहाँ पर हमें बहुत कम लाइट मिलेगी, क्योंकि हाफ रेस तो क्या हो जाएंगी, हाफ रेस या हाफ से थोड़ी कम रेस क्या हो जाएंगी, कट ऑफ हो जाएंगी। तो जो इंटेंसिटी है इमेज की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड मेथड है बाय द यूज ऑफ क्रॉस्ड लेंस। क्रॉस्ड लेंस की हेल्प से भी हम स्फेरिकल एबिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए, R1/R2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 2μ-1 - 4 डिवाइडेड बाई 2μ+1। A lens formed with radii of curvature satisfying the condition to obtain minimum spherical aberration is called crossed lens। अगर हम एक ऐसा लेंस फॉर्म करते हैं जिसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर ये है,
जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास जो स्फेरिकल एबिरेशन है वो मिनिमम से मिनिमम आएंगी, और उस पोजीशन ऑफ लेंसेज को हम कहते हैं क्रॉस्ड लेंसेज। नेक्स्ट मेथड है स्फेरिकल एबिरेशन को रिड्यूस करने का बाय द यूज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल एबिरेशन रिड्यूस हो जाएगी। When a crossed lens is used and its more curved surface face the incident or emergent beam, whichever is more parallel to principal axis, then spherical aberration is minimum. जब हम एक यहाँ पर हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप का लेंस है, और जब लाइट फॉल होगी यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो जो हमें फोकस मिलेगा सभी की सभी रेस का वो एक जगह पर मिलेगा। तो इस वजह से एक पॉइंट पे फोकस होने की वजह से हमारे पास जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, शार्प आएगी। कंडीशन इसमें ये है कि जो हमारे पास लाइट फॉल हो रही है वो इसके कर्व्ड सरफेस पे फॉल होनी चाहिए। इस टाइप का हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए। Next method is by the use of suitable combination of convex and concave lenses. So the spherical aberration is positive for a convex lens and negative for concave lens. Therefore, a convex lens can be combined with the concave lens so that combination can have minimum spherical aberration. अगर हम दोनों को combine करते हैं तो हमारे पास जो spherical aberration आएगी वो minimum आएगी। तो ये मेथड थे स्फेरिकल एबिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट टाइप का जो एबिरेशन है, जो डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड कोमा, या इसको हम कोमेटिक एबिरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये होता तो स्फेरिकल एबिरेशन के जैसा ही है, बट डिफरेंस ये होता है कि स्फेरिकल एबिरेशन में हम जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ले रहे हैं वो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। ऑन द प्रिंसिपल, जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें क्या है, कोमा में हम जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस यही है और ये आपको ध्यान रखना है। कोमेटिक एबिरेशंस रेफर टू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स लाई ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं। और जो स्फेरिकल एबिरेशन है रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो अब यहाँ पर होगा क्या, जो हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैं एक लेंस की बात करूँ और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे दूर हमने एक पॉइंट ले लिया, तो जो रेस का फोकस होगा, जो हमें यहाँ पर पॉइंट इमेज मिलनी चाहिए, पॉइंट इमेज ना मिलके हमें यहाँ सर्कुलर टाइप की कुछ शेप मिलेगी, और वो इस टाइप की शेप होगी। ये कोमेट टाइप शेप है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोमेट एबिरेशन, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कोमा भी कहते हैं। ये एबिरेशन स्फेरिकल एबिरेशन के जैसी ही है। ये होती किस वजह से है, ये इस वजह से होती है, जैसे ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, जो अगर हम एक लार्ज अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस लें तो वो उसके अंदर अ नंबर ऑफ एनुलर जोन्स होते हैं। When the aperture of lens is large, it can be taken to be consisting of a number of annular zones with their center at the point at which principal axis meet it. So अगर मैं एक लेंस ड्रॉ करूँ लार्ज अपर्चर का, ये कंसिस्ट करता है अ नंबर ऑफ जोन्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, अगर ये फर्स्ट वाला जो हमारा जोन है, इससे यहाँ पर लाइट आएगी और ये अगर फोकस करेगा तो हम देखते हैं कि वो एक पॉइंट पे फोकस करेगा। हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्क्रीन लगा देंगे। ठीक है,
अब जो दूसरी रेज है, जो दूसरा हमारा जोन है, वो यहाँ पर ये रेज आएंगी और नीचे यहाँ पर आएंगी, और ये जो फोकस करेंगी ये यहाँ फोकस करेंगी। मीन्स पहले जो हमने फोकस देखा था वो यहाँ था, अब उससे थोड़ा दूर, मीन्स लेंस के थोड़ा पास फोकस है। ऐसे ही अगर हम यहाँ वाली रेस का फोकस देखेंगे तो वो और ज़्यादा पास होगा। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास लार्ज अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस है। हमने जो इसके अंदर एनुलर जोन्स बनाई हैं उसको नेम दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। अब जो रेज आ रही हैं, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, दैट इज ओ, तो अगर हम बात करें फर्स्ट ए से जब रेज पास हो रही हैं तो वो फोकस कर रही हैं यहाँ पी पॉइंट पे, और स्क्रीन लगा रखी है ये एक्स और एक्स डैश। पी पॉइंट पे फोकस हो रही है, वहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ ये शो किया हुआ है पी के पास छोटा सा पॉइंट। और अगर अब ये रेज यहाँ से बी से पास आउट हो रही हैं, तो बी से पास आउट होने के बाद उनका फोकस है क्यू। क्यू पॉइंट लेंस के क्या है, पास है पी के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे हमें इमेज मिलेगी वो छोटा सा सर्कल मिलेगा, जो पॉइंट के ऊपर ये हल्का सा छोटा सा सर्कल दिखा रखा है। ऐसे ही जब बी से पास आउट होंगी तो ये सारी फोकस करेंगी आर पे। आर पे जो अगर हम स्क्रीन पे इमेज देखेंगे तो वो थोड़ा उससे बड़ा पहले वाले से सर्कल होगा, और वो ओवरलैप कर रहा होगा पहले वाले सर्कल को, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें सी वाले की, एनुलर जोन की, तो वो एस पे फोकस करेंगे, और स्क्रीन पे हम देखेंगे तो वो इस टाइप का सर्कल दिखाई देगा। तो अगर इसकी हम ओवरऑल शेप देखें तो वो इस टाइप की शेप होती है, इस टाइप की शेप। और इस टाइप की शेप को हम कहते हैं कोमेट टाइप शेप। The deviation of shape of image from that of object is called chromatic aberration और coma, because ये comet like appearance होती है इस image की, ये point image नहीं होती। The comet-like appearance of a point object situated away from principal axis is called chromatic aberration or coma. The linear magnification produced by different zones of lens is different from point object situated away from the principal axis. तो हमारे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो डिफरेंट होती है हर एक जोन के लिए। तो क्या होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस वजह से हमारे पास क्या आएगा, ये डिफेक्ट आएगा। जो आउटर जोन्स हैं और जो इनर जोन्स हैं उसकी वजह से जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। आउटर जोन्स की वजह से जो हमारे पास इमेज बन रही है वो लेंस के ज़्यादा पास बन रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो इनर जोन्स की वजह से जो इमेज बन रही है वो लेंस से दूर बन रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उनका ज़्यादा हो जाएगा। अब इमेज का डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दीज जोन्स विल बी डिफरेंट। अगर कोई रेज हैं आउटर जोन्स पे फोकस हो रही हैं और वो फोकस करेंगी नियरर द लेंस, देयरफॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दीज जोन्स विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ इनर जोन्स। तो हमारे पास ये डिफेक्ट किस वजह से आता है, मैग्निफिकेशन डिफरेंट होती है आउटर जोन्स और इनर जोन्स की, तो उस वजह से हमारे पास ये कोमा डिफेक्ट आता है। अब हम क्या देखेंगे, मेथड्स देखेंगे इसको रिमूव करने के। तो फर्स्ट मेथड तो हो जाएगा बाय द यूज ऑफ स्टॉप्स। हम क्या करेंगे, स्टॉप यूज करेंगे। स्टॉप्स ऑफ सुटेबल डायमीटर प्लेस्ड एट सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये देखा कि आउटर जोन्स और इनर जोन्स की वजह से मैग्निफिकेशन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक बार स्टॉप यूज करेंगे आउटर जोन्स को स्टॉप करने के लिए, ताकि हमें ये जो इमेज मिले वो सिर्फ इनर जोन्स की वजह से मिले। ठीक है, और एक बार हम स्टॉप यूज करेंगे ये इनर जोन को स्टॉप करने के लिए, जो इमेज मिले वो सिर्फ आउटर की वजह से मिले। Stops of suitable diameter placed at suitable distance from the lens can minimize the chromatic aberration, stop यूज करने से। और सेकंड है बाय द यूज ऑफ एप्लेंटिक लेंस। एप्लेंटिक लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो साइन कंडीशन को फॉलो करता है, एबे साइन कंडीशन, एबे साइन कंडीशन।
ये कंडीशन है क्या, क्योंकि हमें ये एबे ने दी थी, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एबे साइन कंडीशन। ये होती है μ1 y1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 y2 साइन θ2। μ1 y1 साइन θ1 किसके इक्वल होता है, μ2 y2 साइन θ2। अब आपको क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साइड सेम ले रहे हो, एयर ले रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, μ1 और μ2 क्या हो जाएगा 1। तो y2 बाय y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y2 बाय y1 इज इक्वल टू साइन θ1 बाय साइन θ2। ये क्या है, y2 बाय y1 साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन है। ये कंडीशन क्या आनी चाहिए, हमारी कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होगी तो हमारे पास जो कोमा एबिरेशन है वो कम हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, साइन θ1 बाय साइन θ2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो कोमा एबिरेशन को रिड्यूस करने के दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट इज बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉप्स एंड द सेकंड इज बाय द यूज ऑफ एन एप्लेंटिक सेल। एप्लेंटिक सेल एबे साइन कंडीशन को फॉलो करता है, वो होती है μ1 y1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 y2 साइन θ2। μ2 y2 इज इक्वल टू साइन θ1 बाय θ2 अगर कांस्टेंट आता है तो हमारे पास जो कोमा एबिरेशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। So this is all about comma aberration and methods to remove comma or chromatic aberration. Thank you.